बंगाल पुलिस, आपका नाम लोग रख दिया कि बाबा बंगाल पुलिस। बंगाल नहीं, मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं ना उससे ज्यादा पेंशन उठाते हुए होगी। हो इतना था जितनी साल नौकरी की आपने उससे कहीं ज्यादा आपने पेंशन ली है। पुलिस क्यों बोला उनको? इस गांव में 107 साल के बुजुर्ग बताया ना आपने? 107। आप हैं बंगाल पुलिस? बाबा हम ही पत्रकार दिल्ली से आयल बनी। अच्छा टीवी वाला पत्रकार टीवी वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। थोड़ा आपके गांव के बारे में जानना चाहते थे कि शुरू में लोग कैसे सेना पुलिस में जाना शुरू हुआ यहाँ से? सेना में 14 का लड़ाई लगा तब सेना में आदमी भर्ती होने लगा। हाँ, 1914 वाला प्रथम विश्व युद्ध। आ करके लोग भर्ती करके ले जाते थे। कमर में भर्ती आती अच्छा। थी। उस कमर में भर्ती आती थी। कोई ज्यादा नहीं था, कोई जाता नहीं था, उसे ले जाया जाता था। ले जाते थे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो आपसे आप दौड़ा दौड़ी होता है। ओ, तो यहाँ के तो जवान तो दुनिया के कई देशों में जाके लड़े होंगे फिर तो। हाँ हाँ, अरे लोग बहुत बहुत दूर तक गया है। अब गया है। हाँ, हम तो पुलिस में, कलकत्ता पुलिस में थे। अच्छा, आप सेना में नहीं गए? नहीं। घबरा गए थे? हाँ। बंगाल पुलिस, आपका नाम लोग रख दिया कि बाबा बंगाल पुलिस। बंगाल नहीं, हम कलकत्ते पुलिस में थे। कलकत्ते पुलिस में? कलकत्ता छोड़ करके और कहीं नहीं है। कहीं नहीं गए? नहीं, वो जाता है। अच्छा, तो आप रिटायर हुए भी आपका 25-30 साल रिटायर हो हो गया गया रिटायर, जितना रिटायर हुए समय उससे ज्यादा, जितना जॉब किया है ना उससे ज्यादा पेंशन उठाते हुए होगी। हो इतना था जितनी साल नौकरी की आपने उससे कहीं ज्यादा आपने पेंशन ली है। आप लोग हिंदुस्तान के स्वास्थ्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई। 67-68 साल पेंशन लेते हो गए। 68 साल पेंशन लेते हो गए आपका। तो फिर आपका गांव तो पहले उसी सेना से लोग अंग्रेजों के सेना में जाना शुरू हुआ। हाँ। अब वही सिलसिला रह गया नहीं? हाँ, वो चीज कह रहे ओ। हैं। जब तक सैनिक में नहीं जाएगा ना, हाँ। उनका ब्याह नहीं होगा। अच्छा। सेना में नहीं जाए तो शादी नहीं होगी? देरी होगा। देरी से होगा। अगुआ आएगा नहीं है? और जो चला गया है, हाँ, वो तिलकहरू लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं। तिलकहरू वाला है? हाँ। खूब सेना में जाके खूब मिल रहा है दहेज है? हाँ। बाल्टी सेट और मोटरसाइकिल। पहले तो बाल्टी सेट मिलता था दहेज में, नहीं? हमारा सेट हो गया हैं? हमारा ड्रम भतीजा सेट हो गया है? हमारा भतीजा है, हाँ हरिओम नाम है उसका। हाँ, वो सेना में भर्ती हो गया है। ठीक है। यही 2-3 महीना के बाद आएगा। हाँ, तो उसका शादी भी ठीक हो गया है। लीजिए, हो गया है एकदम, तगादा हो गया पूरा। हाँ। बाल्टी सेट मिला है? लेकिन यहाँ के सेना का लोग दहेज लेके शादी नहीं करता होगा? नहीं, हमारे गांव में दहेज। हाँ, अभी बोल रहे थे ले रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे गाँव। लेने के लिए कहाँ बोले? हाँ। हाँ, लेने के लिए नहीं बोले हैं, समझ गए आपकी पूछ दिया है पत्रकारी वाला सवाल। हमारे गांव में जो इच्छा हो दे दीजिए, कोई मतलब नहीं। वही बात बोले ना, क्या है ना कि ये जो सामाजिक व्यवहारिकता में हम भी मैट्रिक पास हैं, समझते हैं, हम समझ रहे हैं कि आप लोग सैनिक होकर भी सामाजिक बुराइयों से नहीं लड़ रहे हैं, खाली मारुति का वर्कशॉप ढूंढ रहे हैं आप। सैनिक हो जाने से हाँ, बहुत जल्दी शादी हो जाता है। सैनिक होने से शादी जल्दी हो जाती है। सब लोग दौड़ने लगते हैं। शादी कर लीजिए ना। वाह,
तो सब लोग देखा, आप लोग सेना में नहीं जाइएगा? हाँ? नहीं, हम लोगों की सिविल तैयारी कर, सिविल इंजीनियर, सिविल सर्विस के सब कोई जाएगा। हाँ? वही तैयारी। ये आईएएस की तैयारी कर रहा है आपका पोता, हाँ ये भी जाएगा सेना में? हाँ, दौड़ धूप हो रहा है। अच्छा, का शासन आया, हिंदू अपने को जागृत अवस्था में, कम से कम जीवित अवस्था में थोड़ा सा मानने लगे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर अभी भी उनको प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हो गया। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशर्म बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया, मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू हैं अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीन अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। तो जब ये बढ़िया था। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब, पर अंबानी जी की मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए। हाँ, मेरी भी, प्रधानमंत्री की भी मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए और राष्ट्रपति की भी मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए। सबकी मानहानि ₹1.25 की मानहानि, एक धनहानि, एक मानहानि, ₹1.25। आप भी ना अच्छा अरे बना रहे हैं आज। हाँ, तो तो बंदी यही समझा रहा हूं उनको, तो समझा रहा हूं। जनता ज्यादा समझती है। नहीं, ये बात नहीं है। हमको ये बात समझना है कि ये जो नारों की शक्ल में बातें कही जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉलिटिक्स में लोग अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप सिटीजन हैं, अपनी नागरिकता को बचाइए, बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। थोड़ा 1 घंटा ज़िंदगी में निकालिए, हफ्ते में कम से कम, कि जब बैठ के आप गंभीर रूप से उन्हीं समाचार पत्रों का, घटनाओं का विश्लेषण करें। आप अपने तौर पे, आप जो इस टीवी के ज़रिए बाहर भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वो भी एक तरह से वो मेहनत करें। लोकतंत्र में मैं हमेशा एक बात को, इस प्राइम टाइम को करते हुए समझा हूँ, जो पहले मैं नहीं समझता था। मैं यही समझता हूँ कि लोकतंत्र में नागरिक होना, मेरे नज़र में आईआईटी का इम्तिहान सबसे मुश्किल था, क्योंकि मैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि लोकतंत्र में नागरिक होना आईआईटी के इम्तिहान की तैयारी से भी मुश्किल काम है। तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। ये चुनाव के माहौल में, आपाधापी में, फोकट का काम नहीं है। तो बहुत मेहनत कीजिए और बहुत मेहनत से संस्थाओं में भागीदारी कीजिए। जो संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। आप याद रखिएगा कि जिस दौर में लोग इतिहास मिटा रहे हैं, उसी दौर में आप वो हैं जो इतिहास बना रहे हैं। टी सेल के जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस चलते हैं, सबकी भाषा एंकर से लेके वहां तक एक हो गई है और वो सब एक दिशा में जाती हुई दिख रही है। तो हम लोग सोशल साइंटिस्ट भी हो गए हैं, देखते देखते तो समझ में तो आती है ना बात की ये बात आ कहाँ से रही है और जा कहाँ से रही है। तो बहुत ख़राब है, इसको रोज़ झेलना। गालियाँ बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में झेलना। हम सब अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ उन्हीं की माँ नहीं है कि जो जाके बैंक में लाइन लगा के फ़ोटो खिंचवा लें।
मेरी भी माँ है और मैं भी अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता हूँ। न्यूज़ रूम की आप आलोचना करते रहे हैं, पर मीडिया का जो एक तबका है जो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, सब वाकिफ हैं। नहीं, वो एक तबका नहीं है, वो बड़ा तबका है। जी, बहुत 900 चैनल हैं इस देश में। हम तो 2 ही 4 चैनल को जानते हैं, पर ये काम कई 100 चैनलों से हो रहा है। पर मीडिया में खुद को इवैल्यूएट करने की, अपना खुद का आकलन करने की कोई ऐसी रिवाज नहीं रही है। ऐसे में आप किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं, किसी संगोष्ठी में जाते हैं, वहाँ बड़ी नैतिकता की बातें होती है। वही संपादक जो न्यूज रूम में ऊप्स मूवमेंट और तैमूर डेस्क बनवा रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं थोड़ा दूर रहने लगा हूँ आजकल। जी, मेरा सवाल यही है कि ये जो नैतिकता है, ये जो आदर्श है, सिर्फ संगोष्ठी और कॉन्क्लेव में क्यों है, न्यूज रूम में क्यों नहीं है? नहीं रहेगा, क्योंकि यही तो, अगर वो उन्हें पता है कि वो न्यूज़ रूम में कुछ बातें कहनी है, सबके पास एक भीड़ है ना, तो उनके भी कार्ड बढ़ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं वो जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन अपना इवैल्यूएशन ही नहीं होगा। ये जो देखिए आप हिंदी के अखबारों के संपादकों का हाल देख लीजिए। हम न्यूज़ एंकरों की तो आलोचना होती है, उनके एडिटोरियल देखिए कितने खराब हो गए। और यही नहीं, कैसे पत्रकारिता को ख़त्म किया जा रहा है। मैं एक हिंदुस्तान अखबार देख रहा था कि 80-85 खबरों में कोई मुश्किल से 10-12 बाईलाइन भी नहीं है, जबकि वो बहुत बड़ा अखबार है। कुछ अखबारों में संपादकीय भी आना बंद हो चुके हैं। तो कैसे लिखेंगे? नाम से तो लिखने से अच्छा है, झमेला लेने से तो नहीं। आज छपते हैं वैसे, लेकिन वो पत्रकारों के नाम तक नहीं है। तो जर्नलिस्ट को भी फेसलेस बनाना है और जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसको भी इंफॉर्मेशन लेस बनाना है। अभी तक जो आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने से पढ़ना नहीं आ जाता है। ज़रा ध्यान से एक एक न्यूज़ आइटम को पढ़िए, तब आपको ये खेल पता चलेगा। ये मेरा मसला। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नहीं है ना, तो ये आरफा खानम शेरवानी का मसला है, ये इंस्टीट्यूशनल मामला है। और व्यक्तियों का, 2-4 व्यक्तियों का होना भी बहुत दुखद है। क्यों 2-4 व्यक्ति होने चाहिए जो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं, या क्यों 2-4 वेबसाइट होनी चाहिए? 900 न्यूज़ चैनल हैं। आज आप एक भी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं ले सकते कि ये जर्नलिज्म कर रहा है। तो काहे के लिए आपके घर में है? तो अंदर नहीं है। जो हमारे प्रेस की जो बॉडीज हैं, जो बनी हुई हैं संस्थाएं हैं, वो बहुत काम की नहीं हैं, बहुत काम की नहीं है। उनमें भी वही सब लोग हैं, और जो लोग भी होंगे तो क्या कर लेंगे? वो एक निंदा कर देते हैं, कंडेम कर देते हैं, वो ट्विटर पे आ जाता है, वो चलता फिरता कहीं गायब हो जाता है। लेकिन स्थितियां वैसे ही बनी रहती हैं। उनके ये कह देने से कि बरखा दत्त को, रोहिणी सिंह को, आरफा खानम को, मुझे अभिसार को ट्रोल किया जा रहा है, ये ठीक नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि फर्क आपको नहीं पड़ रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। और लोगों को फर्क नहीं पड़ना ही कई बार मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रमाण है कि जो इन न्यूज़ चैनलों पर दिख रहा है वो शायद हिंदुस्तान में हो गया है। भारतीयों को यथास्थितिवादी कहा जाता था, और ये सब दिखाई पड़ रहा है कि वो यथास्थिति में खुश हैं। अजीब तरह का, मतलब ये स्टेटस को तो नहीं है, क्योंकि जो हमने बुनियाद कायम की थी उसका रेफरेंस पॉइंट बदला, उसको पूरा ध्वस्त किया इन चैनलों ने। अब आप देखिए कि वो कहाँ से कोई सवाल पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो ये एक पुराना स्टेटस को था वो ध्वस्त हो गया है। एक नई चीज़ इन्होंने बनाई तो ज़रूर है, और जिसमें जो अमर्यादा है, जो अनैतिकता है, उसको प्रतिष्ठित किया है। जो मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। पहले से चली आ रही थी, उसको स्थापित किया है, प्रतिष्ठापित किया है। तो जो अमर्यादाएं हैं, जो अनैतिकताएं हैं, उनको नैतिक बनाया है, उनको मर्यादित किया है। ये काम तो इन्होंने किया ही है कि अब आप चैनलों पर आकर देखिए। एक चैनल पे मैं देख रहा था कि 2 आर्मी के सज्जन रिटायर्ड जानकार बैठे हैं, और बगल में एक प्रवक्ता कह रहा तेरा नेता लुच्चा है, तेरा नेता लुच्चा है, और ये लुच्चा है, वो लुच्चा चल रहा था उसमें। मैं ये सोच रहा था कि अच्छे भले लोग भी जाकर इस गंदगी को क्यों लेजिटिमाइज कर रहे हैं? वो क्यों जाते हैं? हिंदुस्तान की आर्मी जेंटलमैन आर्मी कही जाती है, वो क्यों ऐसे एंकरों के बगल में बैठते हैं? क्या उनको भी लगने लगा है कि देश में उनसे ज्यादा ये नेशनलिस्ट, ये न्यूज एंकर हो गया है? उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वहां पर नचवाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। हमारे जो रिटायर्ड सोल्जर हैं, बड़ा रिस्पेक्ट है उनके लिए,
उनके नॉलेज के लिए, वहाँ वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ उनके प्रेजेंस को लेकर ये न्यूज़ चैनल अपने आप को लेजिटिमाइज करते हैं अपने एजेंडा को, कि हमारे साथ आर्मी के ऑफिसर बैठे हैं और वो दूसरों को पूछता है कि तेंदुलकर या कोई नसीरुद्दीन शाह एंटी नेशनल है। मैं इन सेना के बेहतरीन अफसरों से गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज, आप हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत प्रहरी हैं, आप अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल इन बंदरों के जरिए लोकतंत्र के खात्मे में साथ मत दीजिए।